दंडकारण से 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देने का दावा जिस सरकार ने किया है और उन्होंने जिस तरह से समर्पण नीति पर नए बदलाव भी लाए उसका असर देखने को मिल रहा है। बीते 2 सालों में अगर देखा जाए तो माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ है दंडकारण में और बड़ी संख्या में लगभग 417 की संख्या में उनके माओवादी साथी मारे गए हैं अलग अलग मुठभेड़ों में। लेकिन आज माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ एक झटका लगा है छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि उनको भी सोचने पर इस बात ने विवश कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो कि 2024 के पहले जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त से दावा किया जा रहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो माओवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात अलग है कि समय बीतते बीतते वो सरकार जो बोलती थी कि 31 मार्च तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देगी, अब उनके दावों में थोड़ा सा परिवर्तन आया है और वो बोलने लगे हैं कि अब सशस्त्र माओवाद को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी बीच हर तरह से काम किया जा रहा है माओवादियों के खिलाफ सरकार के द्वारा। लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन में नई नई रणनीतियां लाई गई हैं ताकि जवान लगातार ऑपरेशन में बिना किसी नुकसान को उठाए हुए माओवादियों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसका परिणाम भी देखने को मिला और 2024 में लगभग 217 और 2025 में अब कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 417 के आसपास माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें सेंट्रल कमेटी के और DKSZC DVCM स्तर के माओवादी नेता भी हैं। बीते दिनों माओवादियों ने एक बुकलेट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें इन बीते 2 वर्षों में उठाना पड़ा है। नक्सलबाड़ी के बाद पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि 4 CCM पहली बार इतने कम समय में उनके साथी मारे गए हैं, वो भी मुठभेड़ में। बड़ा नुकसान, और इसको लेकर उन्होंने एक स्वीकारोक्ति को लेकर बुकलेट भी जारी किया है। आज जिस नुकसान की बात मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है। दरअसल जब ये देखा जाने लगा कि माओवादी लगातार नुकसान उठा रहे हैं, ऐसे में अब माओवादियों के मन में हो सकता है कि भय हो और वो समर्पण भी करने को तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे माओवादी ये सोचकर समर्पण नहीं कर रहे हैं कि समर्पण के बाद क्या वाकई उन्हें समर्पण नीति का लाभ मिल पाएगा या नहीं। उसे देखते हुए सरकार ने इस पर फिर से विचार विमर्श किया। हमारे जो माओवादी सरेंडर कर चुके हैं उनसे भी बातचीत की गई और पुलिस के अधिकारियों से, और जो समर्पण नीति है उस पर बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए। बदलाव का स्तर इस तरह से है कि अब अगर कोई माओवादी समर्पण करेगा तो उसे पहले की तर्ज पर और ज़्यादा बेहतर जीवन यापन करने के मौके दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लेकिन उसका असर जमीन पर कितना हो रहा है, इस मुद्दे पर भी ध्यान देना होगा। कारण यह है कि आज तेलंगाना में 2 माओवादियों ने समर्पण किया है और ये बहुत बड़े स्तर के माओवादी हैं। DKSZC स्तर के माओवादी पति पत्नी थे और दोनों ने जाकर तेलंगाना में सरेंडर किया है। और क्या इनकी प्रोफाइल साथ ही साथ ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो भी उस समय जब माओवादी पार्टी पूरी तरह से कमज़ोर है, जिसे माओवादी पार्टी खुद स्वीकार कर रही है। तेलंगाना पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट में उन्होंने इनकी प्रोफाइल बताई है। सबसे पहले आपको इनकी प्रोफाइल भी बता देता हूँ। दरअसल पुलिस ने जो जारी किया है प्रोफाइल, उसमें बताया कि ये वरिष्ठ माओवादी नेता जो गदर है उनके समकालीन माला संजीव और मुख्य धारा में जो वो लौटे हैं और उनकी पत्नी दीना, ये दोनों लोग लगभग 45 साल से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे और आज उन्होंने वापसी की है। जो वरिष्ठ माओवादी नेता माला संजीव है, जो कि राज्य कमेटी सदस्य हैं, स्टेट कमेटी मेंबर भी रहे, और उनकी पत्नी पेरुगुला पार्वती जो वो भी स्टेट कमेटी मेंबर रही हैं। इन्होंने 4 दशक तक CPI माओवादी में सेवा देने के बाद मुख्यधारा में वापसी की है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी अपील की है कि बाकी के जो भूमिगत माओवादी हैं जो अभी भी जंगलों में भटक रहे हैं वो भी अपने गाँव वापस लौट आएँ ताकि बेहतर जीवन को जी सकें। पुलिस ने बताया है कि आज जो 2 माओवादी नेताओं ने समर्पण किया है, इनकी जो खास बात है, सबसे पहले माला संजीव के बारे में बताऊं। इनका नाम माला संजीव उर्फ अशोक उर्फ लेंगू दादा है। 62 वर्ष इनकी उम्र है और ये मलकाजगिरी तेलंगाना राज्य के निवासी हैं। और इनके ऊपर ये जो है स्टेट कमेटी मेंबर के साथ साथ दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। 1980 में इन्होंने माओवादी संगठन को ज्वाइन किया था गदर के नेतृत्व में और 16 राज्यों में ये प्रचार प्रसार का काम भी करते थे। 1982 में उन्होंने हुजूराबाद करीमनगर जिले में सरोज विद्या से विवाह किया, जो 2002 में मुलगू जिले के एक मुठभेड़ में मारी गई थी। 1996 में उन्होंने सशस्त्र विंग मुनगुरु दलम से जुड़कर DVCM के रूप में कार्य किया और बाद में
पांडव महादेव दलम में भी सेवा दी। 2001 में उन्होंने राज्य समिति सदस्य मतलब कि स्टेट कमेटी मेंबर उन्हें बनाया गया। 2003 में उन्हें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में स्थानांतरित किया गया और CNM चेतना नाट्य मंडली का प्रभारी भी बनाया गया। आपको बताऊं कि जो चेतना नाट्य मंडली होता है, माओवादियों की सबसे प्रभावी विंग यही होती है, क्योंकि अगर आप जितने भी दंडकारण्य के जो सरेंडर माओवादी हैं उनसे बातचीत करेंगे तो उसमें से अधिकतर माओवादियों की प्रोफाइल में ये निकल कर आएगा कि चेतना नाट्य मंडली के द्वारा ही वो भ्रमित होकर या उनसे प्रभावित होकर माओवादी संगठन से जुड़े। तो माओवादी पार्टी को मजबूत बनाने में सबसे अहम हिस्सा चेतना नाट्य मंडली का होता है, जिसका प्रभार इन्हें दिया गया था। 2007 में उन्होंने पेरुगुला पार्वती दीना उनसे विवाह किया और दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों को माओवादी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का काम किया सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए, जिसे कि चेतना नाट्य मंडली भी कहा जाता है। 2002 और 2005 में 2 मुठभेड़ों में ये दोनों लोग बच के निकल गए और उसके बाद बीजापुर के जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व उस इलाके में सक्रिय रहे। वहीं उनकी जो पत्नी है उनका नाम है पेरुगुला पार्वती बोंटाला पार्वती और दीना। इनकी उम्र 50 साल है। ये भी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य रही हैं और साथ ही साथ स्पेशल जो स्टेट कमेटी मेंबर है उनकी भी सदस्य रहीं। 1992 में उन्होंने नरमल्ला क्षेत्र में ऊपरी पठार दलम से जुड़कर बाद में पनगल दलम और जन चेतना नाट्य मंडली में काम किया। 1998 में ACM बनी। 2004 में विशाखापट्टनम जिले के गालीकोंडा दलम में जुड़ी और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी में स्थानांतरित की गई। 2007 में उन्हें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में भेजा गया और वो अपने पति के साथ मिलकर चेतना नाट्य मंडली का कार्यभार संभाली। 2016 में DVCM बनी। 2018 में स्टेट कमेटी मेंबर के तौर पर काम किया। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कोया भाषाओं में कई गीत रचे। ये वही महत्वपूर्ण गीत रहे जिस गीत को सुनकर बस्तर के कई युवा आदिवासी माओवादी संगठन से जुड़े। CNM में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बस्तर क्षेत्र में माओवादी विचारधारा को फैलाने में काफ़ी सक्रिय रहीं। ये भी 2017 में मार डिवीजन की मुठभेड़ से बच निकली थी। इन दोनों के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने बाकी के जो माओवादी नेता हैं जो अभी भी बड़े स्तर के हैं और जंगलों में भटक रहे हैं, उनसे अपील की है कि आप भी घर लौट आएँ और अपने गाँव में जाकर मुख्य धारा में रहकर फिर से आम लोगों की तरह जीवन यापन करें। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो विचार करने वाली बात है, आपको याद हो कि बीते दिनों जब कर्रे गुट्टा का ऑपरेशन चला और जिस तरह से लगातार फोर्स माओवादियों को हर तरफ से घेरने लगी, तब तेलंगाना में एक समिति बनाई गई जो कि शांति वार्ता समिति के तौर पर, और उनके द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की गई कि जो माओवादियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए और माओवादियों के साथ सरकार बैठकर शांति वार्ता करे। हालांकि शांति वार्ता को लेकर पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा था कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसा कि पहले से ही सबको पता है कि जब युद्ध में जो मजबूत होता है वो कभी भी शांति वार्ता की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता और कमज़ोर व्यक्ति हमेशा से ही शांति वार्ता की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक यहाँ पे भी चल रहे इस युद्ध में हुआ कि माओवादी जब अपने आप को काफ़ी कमज़ोर मानने लगे, जब उन्हें एहसास हुआ कि वो चारों तरफ से घिर रहे हैं, तो उन्होंने हर वो कोशिश की कि शांति वार्ता की तरफ पहल की जाए, सरकार से बातचीत की जाए, जिससे कि उनके बड़े नेताओं की जान बचाई जा सके। हालांकि इसके पीछे भी उनका कोई छद्म एजेंडा हो सकता है। कारण ये है कि सेंट्रल कमेटी के पोलित ब्यूरो ने इसके पहले भी एक सर्कुलर जारी किया अपने संगठन को लेकर कि समय अनुकूल नहीं है, ऐसे में माओवादियों को इस लड़ाई को बचा कर रखने के लिए खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, तो सभी अंडरग्राउंड हो जाएं और अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाएं। इस तरह की रणनीतियों का भी एक हिस्सा माना जाता रहा है कि ये शांति वार्ता को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया जा रहा था। इन सब के बीच जिस पर हमने बातचीत शुरू की कि छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्पण नीति पर भी काम करना शुरू किया, उसमें हम बहुत बेहतरीन काम करते हुए अलग से नई जो रणनीति तैयार की गई और नए एजेंडे के तहत बहुत सारी सुविधाएं माओवादियों को देने का वादा भी किया। जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं कमोबेश उन्हें दिया भी जाने लगा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे विचार करने वाली बात है, जिस पर मैंने बात शुरू की कि छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका लगा है। आप सोचिए कि पूरे माओवादी संगठन का नेतृत्व आज भी तेलंगाना के माओवादियों के द्वारा किया जा रहा है और यही वजह है कि आज भी जब महासचिव कौन बनेगा इस पर बातचीत हो रही है, तो हर कोई जो माओवादी संगठन का जानकार है या इसका विशेषज्ञ है, उसका कहना है कि तेलंगाना के जो पोलित ब्यूरो हैं, जो भी 4 पोलित ब्यूरो बचे हुए हैं, जिसमें कि सोनू दादा वेणुगोपाल हैं, गणपति हैं, साथ ही साथ झारखंड में जो सक्रिय हैं मिसिर बेसरा जो पोलित ब्यूरो हैं,
उनमें से किसी एक को बनाया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आसार है कि वेणुगोपाल को ही पोलित ब्यूरो बनाया जा सकता है। वजह इसके पीछे कि तेलंगाना के माओवादी अभी भी इस संगठन की पूरे कमान अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, और जब समर्पण की बात आती है तो आज भी वो छत्तीसगढ़ की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। सोचिए, पूरा समय इन्होंने इंद्रावती टाइगर रिजर्व और दंडकारण्य में बिताया। यहाँ पे माओवादी आदिवासियों को माओवादियों से जोड़ने के लिए तरह तरह के गीत का रचना किया और उन्हें जोड़ने के लिए चेतना नाट्य मंडली में भरपूर काम किया दोनों पति पत्नी ने। जब समर्पण की बारी आई तो इन्होंने तेलंगाना में जाकर समर्पण किया और ये भी बताया कि समर्पण नीति आज भी छत्तीसगढ़ से तेलंगाना की ही बेहतर है। और इस पर कुछ लोगों की ये भी राय है कि हो सकता है कि उनका रहवास का इलाका तेलंगाना है, जिसके पीछे वो तेलंगाना में जाकर समर्पण करने में ज़्यादा अपनी भलाई सोच रहे हों। या ये भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की जो समर्पण नीति है उस पर छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से काम करने की आवश्यकता है। जो भी हो, लेकिन इन दो बड़े शीर्ष नेताओं के समर्पण कर देने से माओवादियों के संगठन को और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके पहले जिस तरह से सुकमा में 1 करोड़ 18 लाख के लगभग 23 माओवादियों ने और 38 लाख के 37 लाख के कुछ 23 माओवादियों ने नारायणपुर में सरेंडर किया, जिसमें डिवीसीएम स्तर तक के माओवादी थे, जो कि रणनीतियों से बहुत दूर तो नहीं लेकिन बहुत पास भी नहीं रहते। लेकिन डीकेएसजेडसी स्तर के जो माओवादी होते हैं, माओवादी संगठन को संचालित करने के लिए जो नई रणनीतियाँ बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं उसके काफ़ी करीब होते हैं और उस नीति में सम्मिलित भी होते हैं उस मीटिंग में। तो ऐसे में अगर इन 2 माओवादियों ने सरेंडर किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों उनकी समर्पण नीति से बड़े स्तर के माओवादी प्रभावित नहीं हो रहे और तेलंगाना में जाकर समर्पण कर रहे हैं। इसके पीछे भी जो शांति वार्ता को लेकर बनाई गई समिति का कोई योगदान है क्या? और दूसरी ओर अगर ये सरेंडर करते हैं तो इससे माओवादी पार्टी को इस तरह का नुकसान हो सकता है कि उनकी जो नई रणनीतियाँ होंगी, जिस तरह से पोलित ब्यूरो ने बताया था कि अपने सर्कुलेशन में कि किस तरह से माओवादियों को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए और आगे की क्या रणनीति होगी, क्या उस पर अब ये कोई खुलासा करेंगे? क्योंकि बीते दिनों जितने भी माओवादियों ने सरेंडर किया उससे माओवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ ही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 7 नंबर कंपनी के माओवादियों ने जब सरेंडर किया था तो उनकी निशानदेही पर ही सबसे बड़ी सफलता जवानों को मिली और उन्होंने गुंडेकोट में माओवादियों के महासचिव को मार गिराया था, बसव राजू को, और उनकी निशानदेही पर यह पूरा ऑपरेशन हुआ। तो अब डीकेएसजेडसी के 2 माओवादियों के सरेंडर करने से निश्चित ही तौर पर मुझे लगता है कि वैचारिक तौर पर भी माओवादी संगठन को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में बाकी के और भी जो डीकेएसजेडसी या सीसी पोलित ब्यूरो स्तर के माओवादी हैं उन्हें भी अब कहीं ना कहीं आगे की रणनीति के लिए विचार करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि 2 बड़े स्तर के माओवादी जो बीते दिनों 1 करोड़ और 38 लाख के माओवादियों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस सरेंडर को पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो मान रहे हैं। मुझे लगा इस जानकारी को आपसे साझा करें, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।